नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर। देखेंगे कुछ टॉप एमसीक्यूज़ को जो कई सारे एग्जाम्स के पार्ट बन सकते हैं, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएच के पेपर पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या फिर रेलवे के पेपर पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग यहाँ पर उसी तरह के सवाल देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सवाल देखेंगे नहीं, बल्कि हमेशा की तरह उन सवालों पर जितने पॉइंट्स बन सकते हैं जहाँ पर से कल के दिन में पेपर पर सवाल बनेगा, सब कुछ कवर करेंगे। 5, 8, 10 जितने पॉइंट हो सकते हैं सबको एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए याद करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता को लागू की और द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इम्प्लीमेंटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड अबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ डायरकी? बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई। आपके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813 का, या फिर ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, या फिर लास्ट ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। तो इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें क्या हुआ था? कहेंगे सर इसमें प्रांतीय स्वायत्तता लागू करी गई थी और द्वैत शासन प्रणाली जो है प्रांतों में वो समाप्त करी गई थी। आपको दो चीज़ें इसमें याद रखनी है। द्वैत शासन प्रणाली जो है दो बार लागू हुआ, ठीक है, एक बार प्रांत में और दूसरा कहेंगे सर दूसरा केंद्र में। अगर हम लोग प्रांतों की बात करें, किसकी? कहेंगे प्रांतों की बात करें, तो इसमें आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या कहेंगे सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना, जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या हुआ था? कहेंगे सर प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना करी गई थी। उसके बाद फिर सेंटर में यानी केंद्र में फिर क्या हुआ? कहेंगे सर द्वैत शासन लागू हुआ। कब? कहेंगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बात क्लियर है? तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है। और जब सेंटर में लागू हुआ तो क्या हुआ? कहेंगे सर जो प्रांत में जो लागू था द्वैत शासन डायरकी जो लागू था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है? कहेंगे सर इसका मतलब ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके वजह से क्या हुआ? कहेंगे सर जब प्रांतों की डायरकी ख़त्म हुई तो यहाँ पर क्या मिला? कहेंगे सर इन लोगों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता मिली। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए होगा। यहाँ तक तो बात समझ गए। अब जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक से इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर हम लोग द्वैत शासन की बात करें तो ये टर्म जो है ना ये समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनता है, ठीक है। कहेंगे सर ये होता क्या, पहले ये तो बताओ, ठीक है। तो अगर हम लोग द्वैत शासन की बात करें विच इज़ कॉल्ड डायरकी, है ना, डायरकी, अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर मान के चलो किसी एरिया को गवर्न करना है तो यहाँ पर क्या होगा? कहेंगे सर लॉ बनाना पड़ेगा। तो लॉ क्या होता था? कहेंगे सर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता था। कितने भागों में? कहे दो भागों में। एक होता था विच इज कॉल्ड रिजर्व सब्जेक्ट, है ना, रिजर्व्ड सब्जेक्ट। बात क्लियर है? और दूसरा क्या होता था? कहेंगे सर दूसरा हुआ करता था विच इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्या होता था? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे। अब रिजर्व सब्जेक्ट जो है इसमें किस तरह के सब्जेक्ट आते थे? अगर उसकी बात करें तो इसमें आता था जैसे पुलिस, ठीक है, इसमें आता था क्या? कहेंगे सर इसमें आता था लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। और क्या आता था? जैसे अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू की या टैक्सेशन, है ना, टैक्स, तो इसी में आता था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में किस टाइप के सब्जेक्ट आते थे? कहेंगे सर जैसे हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? हेल्थ के बारे में। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चर, है ना, तो इस तरह के सब्जेक्ट क्या थे? कहेंगे सर यहाँ पर आते थे। अब देखो जो रिजर्व सब्जेक्ट हुआ करते थे इसमें क्या है? कहेंगे सर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करता था ये सारे सब्जेक्ट। किसके कंट्रोल में? कहेंगे सर ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में। जबकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो भी हुआ करते थे वो क्या थे? कहेंगे सर बेसिकली जो लोकल राजा हुआ करते थे, या बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो इंडियन हुआ करते थे, ठीक है, जो गवर्न करते थे किसी एरिया को, तो उनके कंट्रोल में हुआ करता था ये सारे सब्जेक्ट। अब इसमें दिक्कत क्या है? कहेंगे सर दिक्कत ये है ना कि इंडियंस जो है ना, अगर उनकी हेल्थ ख़राब होती है या एजुकेशन ख़राब होता है या फिर हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर ख़राब होता है उनका, तो डायरेक्ट हम लोग कहते हैं कि अपने जो गुस्सा हैं
वो कहाँ पर पहुँचाएंगे, कहेंगे जो लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे उनके वहाँ पर पहुँचाएंगे। यानी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडियन के जो प्रॉब्लम्स हैं जो डायरेक्ट उनको हम लोग कहते हैं कि सर अफेक्ट करता था, तो वो क्या है, कहेंगे सर उसको हम लोग कहते हैं कि रिजॉल्व करने के लिए इंडियंस को ही रखा गया था, जिसके वजह से क्या होता था, कहेंगे सर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती थी। हाँ, अगर दबाना है भारतीयों को तो पुलिस किसके पास रहेगी, ब्रिटिश के पास रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर का कहेंगे सर ब्रिटिश के पास रहेगी। पैसा लेना है भारतीयों से तो टैक्सेशन का सिस्टम किसके पास में है, कहेंगे सर ब्रिटिश के पास में है। तो जिसके वजह से ब्रिटिश का जवाबदेही खत्म हो जाता था और इस तरह से उस एरिया को गवर्न किया जाता था। इसी को हम लोग क्या कहते थे, कहेंगे सर इसी को हम लोग कहते थे दोहरी शासन या फिर द्वैत शासन, या फिर जिसको हम लोग डायरकी के नाम से जानते थे। बात क्लियर है? तो इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है। और यहाँ पर क्या हुआ, कहेंगे सर एक बार प्रांत में लागू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, और दूसरी बार कहेंगे सर सेंटर में लागू हुआ 1935 से। और जब सेंटर में लागू हुआ तो प्रांत वाला खत्म हो गया था, जिसके वजह से क्या हुआ, कहेंगे सर जिसके वजह से कहेंगे सर प्रांतों को जो हम लोग कहते हैं स्वायत्तता या फिर ऑटोनॉमी वो दी गई थी। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर नेक्स्ट सवाल ये वाली है। सवाल है भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच जो सब्जेक्ट्स हैं वो किससे संबंधित है। आर्टिकल 245 टू 255 इन पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, आपके ऑप्शन है आपातकालीन प्रावधान, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आर्टिकल 352 इसके आसपास में देखने को मिलता है, ऑप्शन बी। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी। न्यायाधिकरण, या फिर ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। बात क्लियर है? अगर हम लोग बात करें राज्यों और केंद्र के बीच विधायी संबंध के बारे में, तो आपको आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक देखना पड़ेगा, कहेंगे सर आर्टिकल देखना पड़ेगा 245 टू कितना, कहेंगे सर 255। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और पार्ट कौन सा, कहेंगे अगर ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा पार्ट 11 देखना है। कितना, कहेंगे सर 11 देखना है। अगर हम लोग बात करें कितना, कहेंगे सर आर्टिकल 245 की, कहेंगे सर इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो कहाँ पर कानून बना सकती है, और स्टेट जो है वो स्टेट जो है राज्य जो वो कहाँ पर किन सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया, कहेंगे सर पार्लियामेंट जो है वो इंडिया के किसी भी रीजन के लिए कानून बना सकती है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके लिए कानून बना सकती है। जबकि अगर स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट अगर कानून बनाती तो कहाँ पर लागू होगा, कहेंगे सर स्टेट पर ही लागू होगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर हम लोग कितना बात करें, कहेंगे सर आर्टिकल 246 के बारे में बात करें, कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर पर पूछा जा सकता है। क्योंकि इसमें क्या है, कहेंगे सर जो सब्जेक्ट मैटर्स है ना अलग अलग एंटिटी के लिए, तो उसका यहाँ पर बाइफर्केशन किया गया है। किसका, कहेंगे सर सब्जेक्ट्स जो भी हैं तो उसका क्या हुआ है, कहेंगे सर यहाँ पर बाइफर्केशन करा गया है, विच इज़ कॉल्ड 7th शेड्यूल, है ना, जो आप सुनते होंगे 7वीं अनुसूची के बारे में, ठीक है। 7वीं अनुसूची के बारे में जो आप सुनते हो वो यहीं पर है। और इसमें क्या है, कहेंगे सर सब्जेक्ट्स जो हैं उसका बंटवारा किया गया है। कहेंगे कितने भागों में, कहेंगे सर टोटल 3 भाग में। आपने नाम सुना होगा, मैंने कई सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करा है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा यूनियन, जिसको संघ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, कहेंगे संघ सूची, ठीक है। फिर आपने नाम सुना होगा स्टेट लिस्ट, कौन सी, कहेंगे स्टेट लिस्ट, जिस पर कानून कौन बनाती है, कहेंगे सर स्टेट बनाती है। और तीसरा कहेंगे सर कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची जिसको कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स, है ना। तो ये सारे जो आपको है मतलब जो सब्जेक्ट्स का बंटवारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहेंगे सर 246 में देखने को मिलेगा। बात क्लियर है? जहाँ पर विधायी बातें होती है, बेसिकली कानून से संबंधित जो संबंध उसके बारे में बात होती है कि यूनियन यानी संघ जो है किन पर कानून बनाएगा, स्टेट जो है किन पर कानून बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में किस तरह से दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बातें करी गई है। अगर हम लोग बात करें कितना, कहेंगे सर आर्टिकल 250 का, कितना, कहेंगे सर 250 का। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर इमरजेंसी का जब सिचुएशन आता है तो उस समय कानून जो है वो कैसे बनता है, या फिर कौन बनाता है, और किन किन सब्जेक्ट्स पर बना सकता है, तो इसके बारे में बात करी गई। तो आर्टिकल हम लोग 250 की बात करेंगे तो यहाँ पर ड्यूरिंग क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर इमरजेंसी के टाइम पर, है ना, इमरजेंसी। तो यहाँ पर क्या होता है, कहेंगे सर पार्लियामेंट के पावर को किस मतलब बढ़ाया गया है, उसके बारे में बात होती है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है, कहेंगे सर पार्लियामेंट कहीं पर भी लॉ बना सकता है जो स्टेट सब्जेक्ट्स में शामिल हो, उस पर भी, किस पर,
कहेंगे सर स्टेट वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर भी क्या कर सकता है, कहेंगे सर कानून बना सकता है। तो इसके बारे में आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर पूछा जा सकता है कि विधायी संबंध के बारे में कहाँ से कहाँ तक चर्चा है राज्य और केंद्र के बीच में। तो याद रखिएगा 245 से कहाँ तक, कहेंगे सर 255 के बीच में संबंध मतलब आर्टिकल कवर होता है। बस इतनी सी बात आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल है भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। कंट्रोवर्शियल आर्टिकल आपसे पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो क्या करता है, कहेंगे सर विच प्रोवाइड्स फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। और ऐसा इसीलिए कंट्रोवर्शियल किया गया है क्योंकि कहा गया क्योंकि प्रेसिडेंट रूल का यूज करते हुए कई बार केंद्र सरकार क्या करती थी पहले या अभी भी, अगर किसी का मूड कर जाए तो अगर मान के चलो किसी दूसरे स्टेट में उसकी पार्टी की सरकार नहीं, तो क्या कहेंगे सर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए वहाँ पर। तो इसीलिए इसको कंट्रोवर्शियल कहा गया है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो कौन सी आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है उसके बारे में बताता है, बस ये आपसे पूछा गया। आपका ऑप्शन है आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 356, आर्टिकल 358 या फिर आर्टिकल 360। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी होगा। आर्टिकल 356 जो है इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। इसमें क्या है, कहेंगे सर प्रेसिडेंट रूल के बारे में, विच इज कॉल्ड राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं जिसको, कहेंगे सर राष्ट्रपति शासन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, कहेंगे सर स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। इसमें क्या होता है, कहेंगे सर स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा, है ना, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा। बात क्लियर है। अब चूंकि बात यहाँ पर थोड़ी सी इमरजेंसी की निकली है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इमरजेंसी जो है टोटल कितने टाइप का होता है, कहेंगे सर हमारे जो संविधान है उसमें टोटल 3 टाइप का जिक्र हुआ है। पहला कहेंगे सर विच इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा कहेंगे सर स्टेट इमरजेंसी। क्या कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी, विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। और तीसरा क्या होता है, कहेंगे सर आर्थिक आपातकाल, विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बात क्लियर है। अब यहाँ पर से आपको आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा अगर नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल लग रही जो पूरे देश भर में लगता है तो इसमें आर्टिकल कौन सा यूज होता है, कहेंगे सर आर्टिकल 352। कितना, कहेंगे 352, ठीक है। अगर स्टेट इमरजेंसी या विच इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल, जिसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर सवाल भी था। तो अगर ये लग रहा है तो कौन सी आर्टिकल, कहेंगे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल कितना, कहेंगे इसमें 4 ऐड कर देना तो 356 आ जाएगा। बात क्लियर है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी या जिसको जिसको हम लोग आर्थिक आपातकाल कहते हैं, तो इसमें आर्टिकल जो यूज होता है वो कितना, कहेंगे सर आर्टिकल 360, 4 और बढ़ा देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कहेंगे सर आपका आर्टिकल कवर हो गए तीनों, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश भर में, स्टेट इमरजेंसी कहेंगे सर किसी स्टेट में लग सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगता है जब हमारे यहाँ पर क्या होता है, कहेंगे सर आर्थिक क्षति पहुँचनी शुरू हो जाती है ना, उस समय क्या होता है, कहेंगे सर उसमें 360 आर्टिकल का यूज करते हुए राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। बात क्लियर है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आपातकाल का, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारे देश में अब तक कितनी बार लगा है, अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर 3 बार लगा है। कितना बार, कहेंगे 3 बार लगा। कब कब, कहेंगे सर एक लगा था 1962 में। कब, 1962 में। उस समय क्या चल रहा था, कहेंगे सर इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, है ना, तो इंडिया चाइना वॉर, तो इस समय लगा था। दूसरा कब लगा, कहेंगे सर 1971 में लगा। इसमें क्या हो रहा था, कहेंगे सर बांग्लादेश लाइब्रेट हम लोग कर रहे थे, बांग्लादेश की आज़ादी हो रही थी और पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर चल रहा था, तो इंडिया पाक वॉर के टाइम पर, इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर लगा। और तीसरा कब लगा, कहेंगे सर 1975 में, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरनल इमरजेंसी, है ना, इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, जिसको किसने लगाया था, कहेंगे सर इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। और इसी समय क्या हुआ था, कहेंगे सर हमारे देश में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, विच इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 76 में आप याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। स्वर्ण सिंह मेहता की कमेटी थी, ठीक है, जिसने रिकमेंड करा था। अगर हम लोग 356 की बात करें, जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर भारत में अब तक 3 बार हम लोग कहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी
किन स्टेट्स में सर्वाधिक बार लगे हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखिएगा मणिपुर, क्या कहेंगे सर, मणिपुर। यहाँ पर सबसे अधिक बार क्या हुआ, कहेंगे सर यहाँ पर सबसे अधिक बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। कितना बार, लगभग 10 बार। ठीक है, इसका नीचे किसका नाम आता है, कहेंगे सर यूपी का नाम आता है। इसमें कितना बार देखने को मिलेगा, लगभग 9 बार। ठीक है, उसके नीचे कहेंगे सर, उसके नीचे पंजाब का नाम आता है। ठीक है, जहाँ पर कितना बार देखने को मिलेगा, कहेंगे सर यहाँ पर लगभग देखने को मिलेगा 8 बार। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। बाकी आर्टिकल आप याद रखना 356, 352 और 360, है ना, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया शुरुआत में कि केंद्र सरकार क्या करती थी, कहेंगे सर राज्यों के सरकार को गिराने में इसका यूज किया करती थी, आर्टिकल 356 का। ठीक है, अच्छा, ग्राउंड पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 356 का अगर यूज हो रहा है या प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो किस बेसिस पर लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा, बेसिस जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होगा। बात क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की बात कर रहे हैं, तभी लगाया जा सकता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है कि वारेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित कौन सा अधिनियम हाफ लॉफ सिस्टम जो है के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स पास्ड अंडर वारेन हेस्टिंग्स इज ऑल्सो नॉन एज द हाफ लॉफ सिस्टम। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। आपका ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813 का, या फिर ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो था कितना 1773 का, तो उसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर उसको हाफ लॉफ सिस्टम भी कहते थे, जो कि कहेंगे सर वारेन हेस्टिंग का टाइम पर पास हुआ था इंडिया में। बात क्लियर है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब चूंकि हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। पहली बात यहाँ पर ये थी, गवर्नर ऑफ बंगाल जो हुआ करते थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। क्या हुआ इसमें, कहेंगे सर गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, जो हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया, कहेंगे सर इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उस समय गवर्नर जनरल कौन बने, कहेंगे सर वारेन हेस्टिंग्स बने। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। बात क्लियर है। दूसरा जो इसमें पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, कहेंगे सर दूसरा इसमें पॉइंट ये हुआ था कि सर बॉम्बे और मद्रास जो थी, क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे बॉम्बे एंड मद्रास की बात कर रहे हैं, जो कि प्रोविंस हुआ करते थे। तो ये क्या कहेंगे सर, ये कलकत्ता के कंट्रोल में आ गया। क्या हुआ, कलकत्ता के कंट्रोल में आ गया। बात क्लियर है। तो इस चीज़ को भी याद रखनी है, जहाँ पर सब चीज़ें पूछी जा सकती है आपको। तीसरा पॉइंट ये हुआ यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी स्थापना करी गई। सुप्रीम कोर्ट है ना की स्थापना कब, कहेंगे सर 1774 में। एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। कब करा गया, कहेंगे सर ये जो आप देख रहे हैं 1773 में ये पास हुआ था एक्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात कर रहे हैं वो कब हुआ, तो कहेंगे सर 1774 में। ठीक है, जिसको आपको याद रखना, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। और पहले जो चीफ जस्टिस बने थे ये भी याद रखिएगा, चीफ जस्टिस है ना, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो कौन बने थे, कहेंगे सर चीफ जस्टिस जो बने थे वो एलिजा इम्पे बने थे। कौन बने थे, कहेंगे एलिजा इम्पे, है ना। तो ये बने थे। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। और क्या हुआ, कहेंगे सर इस एक्ट में, तो कहेंगे सर चौथी जो पॉइंट है इस एक्ट की वो ये थी कि गवर्नमेंट कंट्रोल जो है कंपनी पर हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हो, वो भारत पर शासन कर रही थी। तो उस कंपनी पर क्या हुआ, कहेंगे सर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हुआ, कहेंगे सर कंट्रोल हुआ। किस पर, कहेंगे सर कंपनी पर, कंपनी पर कंट्रोल हुआ, है ना। तो इस चीज़ को भी याद रखनी है। और साथ ही साथ जो पांचवी बात ये थी कि जो पर्सनल जो ट्रेड हुआ करते थे, क्या बात कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेड जो कंपनी के लोग करा करते थे, ठीक है।
तो उसको क्या किया गया, कहेंगे सर इलीगल या फिर बैन उसको कर दिया गया। क्यों? क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हुआ, कहेंगे सर उसके वजह से पर्सनल ट्रेड ऑफ जो कंपनी के इंडिविजुअल्स करा करते थे उसको क्या करा गया, कहेंगे सर बैन कर दिया गया। तो ये कुछ कुछ मोटे मोटे ऐसे पॉइंट्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लेकर, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है जिसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है ना। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग्स। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। आपके ऑप्शंस हैं 12 से 35 तक, कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर यहाँ पर देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स। क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगा 12 से 35 तक, है ना। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स किस में, कहेंगे सर पार्ट 3 में, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। उसी तरह से अगर हम लोग 36 से 51 की बात करें आर्टिकल, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर DPSP देखने को मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इतनी सी बात आपको याद रखना कि यहाँ पर DPSP देखने को मिलता है, ठीक है। और पार्ट आपसे अगर पूछा जाए तो पार्ट क्या बोलोगे, कहेंगे सर पार्ट बोलेंगे 4, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 51 का ए में क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कहाँ पर, तो कहेंगे सर आर्टिकल 51 का ए। और अगर आपसे पार्ट पूछा जाता है तो पार्ट क्या बोलोगे, कहेंगे सर पार्ट बोलेंगे 4 का ए। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर 4 का ए। तो इतनी सी बात आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कहेंगे सर 79 to 122। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में देखने को मिलता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखना है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में अगर आपको पूछी जाती है कि किस पार्ट में क्या पूछा जाएगा, कहेंगे सर किस पार्ट में, तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर पार्ट 5 में देखने को मिलेगा। कहाँ पर, कहेंगे सर पार्ट 5 में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और पार्ट 5 में क्या है बेसिकली, कहेंगे सर यहाँ पर पार्लियामेंट की संरचना के बारे में चर्चा है। किसके बारे में, संरचना के बारे में चर्चा है पार्लियामेंट का। दूसरा कहेंगे सर आप बोल सकते हो कि सर MP के प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, तो उसके बारे में चर्चा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, तो उसके बारे में देखने को मिलेगा। जहाँ पर अगर आप 118 आर्टिकल देखोगे, कितना, कहेंगे सर आर्टिकल 118, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि सर पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं, क्या बात कर रहे हैं, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, यानी लोकसभा राज्यसभा, तो उनकी प्रोसीडिंग्स कैसे होगी उसके लिए क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर लॉ बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कहेंगे सर लॉ बना सकते हैं। तो इसके बारे में चर्चा है। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये आपसे पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन, है ना। आपके ऑप्शन है भाग जो 11 है उसमें, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि 11 में क्या है, कहेंगे पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में चर्चा है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, कहेंगे सर पार्ट 15, फिर ऑप्शन बी के ऑप्शन सी कितना है, कहेंगे 12, फिर ऑप्शन डी जो है कितना है, कहेंगे सर 4 है। अच्छा, मैंने इसमें शायद गलती बोल दिया। अब इसमें क्या है, कहेंगे सर पार्ट 5 में देखने को मिलता था पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में, ठीक है, जो भी है। तो आगे बात करते हैं इसमें, कहेंगे सर निर्वाचन आयोग से अगर बात पूछी गई तो इसमें क्या बात करनी है, कहेंगे सर इसमें आपको भाग 15 देखना। क्या देखना है, कहेंगे सर 15 देखना है। बस इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर हम लोग पार्ट 15 की बात करें तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आपको बात करनी, कहेंगे सर आर्टिकल बात करनी है 324 से लेके 5 आर्टिकल आप आगे बढ़ जाओ तो कितना आएगा, कहेंगे सर 329 तक। कितना, कहेंगे 329 तक, जिसके बारे में आपको समझ के चलना है कुछ, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें, किसके बारे में, कहेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन सी आर्टिकल देखने को मिलेगा, कहेंगे सर आर्टिकल देखने को मिलेगा 324। कितना, कहेंगे 324 देखना है। बस इतनी सी बात आपको समझ के चलनी है, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है अगर इसकी बात निकली है तो कौन सी आर्टिकल, ये तो हो गई। आपको मेंबर्स की संख्या पूछी जा सकती है, क्या, कहेंगे सर मेंबर्स इसमें कितने होते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, कहेंगे सर 3 होते हैं। अब 3 भी 2 तरह से होते हैं। कैसे 2 तरह से होते हैं, कहेंगे सर एक होता है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें क्या होता है, एक कहेंगे सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और कहेंगे सर उसके बाद, कहेंगे सर इसके बाद होता है 2 और, जो अदर आप इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हो, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है। बताइए इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं, तो याद रखिएगा मेंबर्स की संख्या 3 होती है। 3 में भी अगर हम लोग बात करें तो एक जो है वो क्या है, कहेंगे सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 कहेंगे सर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट को लेकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, अपॉइंटमेंट्स को लेकर, है ना। तो कौन करता है, क्या बोलोगे, क्या सीजीआई करते हैं, क्या एलओबी करते हैं, क्या प्रेसिडेंट करते हैं, कौन करते हैं। तो करेंगे कौन, कहेंगे सर प्रेसिडेंट करेंगे। कौन करते हैं, कहेंगे प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको टेन्योर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टेन्योर क्या बोलोगे, कहेंगे सर 6 वर्ष आपको बतानी है, या कहेंगे सर 65 ईयर्स जो भी पहले कंप्लीट हो, तो ये उनका क्या होता है, कहेंगे सर टेन्योर होता है। साथ ही साथ रिमूवल का प्रोसेस पूछा जा सकता है, रिमूवल प्रोसेस ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर इम्पीचमेंट के जैसा ही होता है। क्या होता है, कहेंगे सर इम्पीचमेंट के जैसा, इम्पीचमेंट के जैसा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है, अगर एक 12 वर्षीय बच्चा जो है कालीन निर्माण कारखाना जो है उसमें काम करता पाया जाए, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उसका उल्लंघन होगा। इफ़ ए 12-year-old चाइल्ड इज फाउंड वर्किंग इन ए कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वायलेटेड, है ना। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई, क्या अनुच्छेद 23 वायलेट होगा, अनुच्छेद 26 वायलेट होगा, अनुच्छेद 25 वायलेट होगा, या फिर आर्टिकल 24 वायलेट होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो बनेगा आर्टिकल 24 बनेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह जो है अगर उसमें या फैक्ट्री जो उसमें कौन काम करता है, कहेंगे सर अंडर एज चाइल्ड जो वो काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या है, कहेंगे सर आर्टिकल 24 जो है उसका वायलेशन है, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर आर्टिकल 24 होगा। तो इतनी सी बात है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हम लोग और भी जानने की कोशिश करते हैं इस सवाल में भी। जैसे अगर हम लोग बात करें कितना, कहेंगे सर आर्टिकल 23, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, या आर्टिकल 22 इसमें क्या देखने को मिलेगा। अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे, है ना। एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 22 इसमें क्या देखने को मिलेगा, या फिर आर्टिकल 21 उसमें क्या है, कहेंगे सर उसमें जीने का अधिकार है। आर्टिकल 22 इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें जो हम लोग बात करते हैं अरेस्ट राइट है। क्या है, अरेस्ट राइट्स, कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपके पास में क्या क्या राइट्स हैं। जैसे आपको वकील करने का, है ना, आप वारंट मांग सकते हैं। तो ये सारे राइट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, आर्टिकल 22 के अंतर्गत में मिलते हैं। फिर आर्टिकल कितना देखना है, कहेंगे सर आर्टिकल 23। कहेंगे सर इसमें क्या है, कहेंगे सर इसमें बेसिकली देखने को मिलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जो फोर्स लेबर होता है उसको बैन करा गया है। क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना, एंड फोर्स्ड लेबर, है ना, फोर्स्ड लेबर। तो इसको क्या कहेंगे सर, इसको बैन करा गया है आर्टिकल 23 में। अगर आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर इसमें जो अंडर एज, या फिर हम लोग जो कहते हैं चाइल्ड लेबर, क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर, तो उसको बैन करा गया है। बेसिकली इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल करा गया है। कितना, कहेंगे 14 वर्ष से कम आप उससे काम नहीं करा सकते किसी फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, और यहीं पर से सवाल आया था। इसके बाद आपको क्या देखना, कहेंगे सर आर्टिकल अगर हम लोग बात करें 25 की, ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, कहेंगे सर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखने को मिलता है। क्या देखने को, कहेंगे सर फ्रीडम ऑफ
रिलीजन के बारे में चर्चा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग आर्टिकल 26 को देखो तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है ना, यहाँ पर फ्रीडम है रिलीजन से ही। ठीक है, फ्रीडम ऑफ, क्या बोल सकते हैं, फ्रीडम टू मैनेज, ये बोलो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है कल के दिन में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह होगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समान हित में वितरित हो, है ना। आसान भाषा में अगर हम लोग बात करें, जो आर्थिक समानता के बारे में बात करता है, किसके बारे में, आर्थिक समानता के बारे में जो बात करता हो। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, वो कौन सी आर्टिकल है। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 39 का सी, आर्टिकल 39 का बी, आर्टिकल 39 का डी, या फिर आर्टिकल कितना है, कहेंगे सर 39 का ए। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। आर्टिकल 39 का बी जो है वो क्या है, कहेंगे सर आर्थिक समानता के बारे में बात करता है, और यही क्या होगा, कहेंगे सर यही इसका आंसर होगा। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में बात हुई, किसके बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। ठीक है, डीपीएसपी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में बात हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस पार्ट में है, क्या पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी जो है संविधान के किस पार्ट में, तो याद रखिएगा पार्ट 4 में। कहाँ पर, मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, तो आप उसको याद रखिएगा। तो आर्टिकल कितना, कहेंगे सर पार्ट 4 में, पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इसमें, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर 36 से 51 तक। कहाँ तक, कहेंगे सर 36 से 51 तक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है क्या डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई उसको कोर्ट में लेके जाकर इन्फोर्स करा सकते हैं, कहेंगे सर नहीं, आप इसको कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो इस चीज़ को आपको याद रखनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनेगा। ठीक है, अगर डीपीएसपी की बात करें तो कितने तरह के हैं, अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कितने, कहेंगे सर 3 तरह के। मैंने पहले भी किसी क्लास में डिस्कस किया था, एक बार फिर से देख लो आप। एक को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड, है ना। दूसरा क्या होता है, कहेंगे सर दूसरा होता है विच इज गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड। क्या बोल रहे हैं, गांधीयन प्रिंसिपल पर। और तीसरा क्या होता है, कहेंगे सर तीसरा होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड। ठीक है, जिसको आपको समझ के चलनी है। जैसे अगर हम लोग लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ कुछ पॉइंट्स की बात करें, तो जैसे आपने यूसीसी के बारे में सुना होगा। ठीक है, आर्टिकल कितना, कहेंगे सर 44, समान नागरिक संहिता जिसको कहते हैं। तो क्या कहेंगे सर ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड आप एक सब्जेक्ट बोल सकते हो। जैसे आप इंटरनेशनल पीस के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में, इंटरनेशनल पीस के बारे में। ठीक है, आर्टिकल कितना, कहेंगे सर 51। तो ये क्या है, कहेंगे सर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड ही आर्टिकल है। बात क्लियर है, यह सब्जेक्ट है। सोशल प्रिंसिपल पर बेस्ड आप जैसे बोल सकते हो कि सर इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए चाहिए, है ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये क्या है, कहेंगे सर ये सोशल प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, इक्वल वर्क। या फिर अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, कहेंगे सर वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन। ठीक है, इसके बारे में। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, कहेंगे सर सोशल प्रिंसिपल पर बेस्ड जो सब्जेक्ट्स है तो उसमें इसको कैटेगराइज किया जाता है। गांधीयन प्रिंसिपल में आप जैसे बोल सकते हो कि सर एल्कोहल बैन करने के बारे में, एल्कोहल। ठीक है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, कहेंगे सर गांधीयन प्रिंसिपल के बीच में इसको कैटेगराइज करा गया। जैसे काउ प्रोटेक्शन, काउ प्रोटेक्शन। ठीक है, आर्टिकल 48 है शायद ये। उसी तरह से अगर हम लोग ST/SC के बारे में बात करें, ST/SC अपलिफ्टमेंट के बारे में, आर्टिकल 46, ये 47 एल्कोहल के बारे में, और यहाँ पर 48। तो ये सारे क्या कहेंगे सर गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं डीपीएसपी में। ठीक है, तो आप डीपीएसपी को भी कैटेगराइज कर सकते हो, पेपर पर सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए डीपीएसपी जो है
वो कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का होता है। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड डीपीएसपी, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल पर, और तीसरा कहेंगे सर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर बेस्ड। तो इतनी सी बात आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, पेपर पर सवाल इस तरह से पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है, यदि कोई निचली अदालत अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर निर्णय देती है ना, तो उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय विच इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन सा रिट जारी कर मतलब कौन सा रिट जो है जारी किया जाता है उनके द्वारा। ये आपसे पूछा गया कि व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज कंसीडर्ड ए केस बियॉन्ड इट्स जुडिशियल जुरिस्डिक्शन विच रिट इज इशू बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। आपका ऑप्शन है प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी कोवरंटो, ऑप्शन सी हेबियस कॉर्पस, या फिर ऑप्शन डी सर्च्योरारी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, प्रोहिबिशन होगा। क्या होगा, प्रोहिबिशन। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चूंकि रिट के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, कहेंगे रिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है और रिट जो है वो हाई कोर्ट भी जारी करती है। बात क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट जारी करती है तो आर्टिकल किसके तहत, कहेंगे ये पूछा जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और अगर हाई कोर्ट जारी कर रही तो इसका मतलब 226 के तहत जारी होगा रिट। बात क्लियर है। रिट कितने तरह के जारी हो सकता है, कहेंगे सर 5 रिट जारी हो सकता है। कितने, 5 रिट। बात क्लियर है। जैसे प्रोहिबिशन, जैसे कोवरंटो, जैसे हेबियस कॉर्पस, सर्च्योरारी, और एक और होती है विच इज कॉल्ड मैंडेमस। एक और क्या होती है, कहेंगे सर मैंडेमस होती है, जिसके बारे में आपको याद रखनी है। अगर हम लोग बात करें प्रोहिबिशन के बारे में, यहाँ पर 2 चीज़ें जिसको आपको समझ के चलनी है, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बन सकता है, ठीक है। लोअर कोर्ट्स जो है अगर क्या कर रहा है, कहेंगे सर अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है, केस सुन रहा, तो वहाँ पर क्या होता है, कहेंगे सर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोहिबिशन का रिट जारी करती है। याद रखिएगा यहाँ पर केस जो है वो चल रहा होगा, चल रहा है, ठीक है। तो उस समय रिट जारी होता है, किस लिए, टू स्टॉप द केस। बात क्लियर है। जो भी केस है उसको स्टॉप करने के लिए। याद आ रही है समझ में, मतलब समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद एक होती है सर्च्योरारी। इसमें क्या होता है, कहेंगे सर इसमें भी जो है ना वो केस, अगर हम लोग क्या बात करते हैं, कहेंगे सर लोअर कोर्ट जो है वो अपने जुडिशियल जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके और केसेस को सुन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जारी होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो जजमेंट है वो आ चुका होगा तब जारी होगा। क्या बात कर रहे हैं, जजमेंट के खिलाफ, ठीक है, खिलाफ जो है वो क्या होती है, कहेंगे सर रिट जारी होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर जो है वो केस को स्टॉप करने के लिए, जो केस चल रहा है उसको स्टॉप करने के लिए क्या होता है, रिट जारी होता है। और यहाँ पर जजमेंट जो है उसको पलटने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दिया है उसको ख़त्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो। स्टॉप नहीं, यहाँ पर कैंसिल करने के बारे में बात होती है। यानी जजमेंट के खिलाफ यहाँ पर क्या होता है, कहेंगे सर रिट जारी होता है सर्च्योरारी में। तो इस चीज़ को आपको पूछा जा सकता है पेपर पर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड, या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से आपको सिटीजनशिप के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी को लेकर, तो इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ से क्या हुआ है, कहेंगे सर कई सारी चीज़ों को लिया गया, जैसे कहेंगे सर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। क्या बात कर रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू। ये कहाँ से आया हमारे संविधान में, कहेंगे सर ये अमेरिका से आया। दूसरा कहेंगे सर इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं, जुडिशरी, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर, इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये कहाँ पर से आया, कहेंगे सर ये भी अमेरिका से ही आया। इसके अलावा और क्या आया, कहेंगे सर इसके अलावा जैसे आप बोल सकते हो कि सर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, के जो जजेज होते हैं उनके रिमूवल का प्रोसेस। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट
जजेस का क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर रिमूवल प्रोसेस। ये भी आपको यूएसए से ही यहाँ पर इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कहेंगे सर इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट, किसका इम्पीचमेंट बात कर रहे हैं, कहेंगे सर जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो उसके इम्पीचमेंट के बारे में आपको जो प्रोविजंस मिलेंगे वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कहेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का क्या बात कर रहे हैं, कहेंगे सर जो पोस्ट है हमारे यहाँ पर वो कहाँ से आया, कहेंगे सर ये भी यूएसए से ही आया हुआ है इंडिया में। तो इतने सारे जो पॉइंट्स हैं उसको क्या हुआ है, कहेंगे सर यूएसए के संविधान से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतनी सी बात आपको याद रखना, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बन सकता है, चाहे जुडिशियल रिव्यू हो, चाहे इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी हो, फंडामेंटल राइट्स हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो, ये सारे लिए गए हैं कहाँ से, कहेंगे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो इतनी सी बात आपसे पूछी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में। नमस्कार।